And today I will explain the third chapter, Glimpses of the Past, from your Honeydew textbook by S.D. Sawant. This chapter is divided into many parts, and this chapter is explain the story in a figure wise. So we have to understand that just like a comic and read and understand what is the chapter. So first, the scene is given where a function in Delhi where the Lata Mangeshkar read a song about the martyrs जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए. दूसरी जो स्टोरी है इसमें द कंपनी कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849. इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जड़ें जमा रखी थी और जो इंडियन किंग थे उनके पास बहुत अच्छे उनके बंदूकें या आर्म्स नहीं थे जिससे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना कर सकते. और जो इंडियन किंग थे उनके पास एक फ्यूचर प्लान भी कुछ नहीं था कि कैसे उनको अपने कंट्री को बचा के रखना है. और वो एक दूसरे से लड़ते भी रहते थे और वो एक दूसरे को हराने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी हेल्प भी लेते थे, जिससे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में धीरे धीरे स्प्रेड होना, अपना किंगडम बढ़ाना शुरू कर देती है, जिससे कि उन्हें काफ़ी प्रॉफिट भी हो रहा था. बट जो मैसूर का किंग था टीपू सुल्तान, वो हमेशा इंग्लिश मैन जो अंग्रेज़ थे उनसे हमेशा लड़ता रहता था और एक युद्ध में वो मारा भी जाता है. बट अंग्रेज़ी शासन जो थी वो पूरे देश में एक जैसी नहीं थी. कुछ लोग ऐसे भी थे जो शांति कायम करते थे, अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करते थे, बहुत ही रिस्पेक्टफुल रहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के आने से कहीं ना कहीं शांति स्टेबलिश हुई थी. फिर 1765 टू 1836 की कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया कि इंडिया में कैसी कंडीशन थी. तो सामाजिक स्थिति बहुत ही बिगड़ी हुई थी, सोशल स्टेटस बहुत ही ख़राब था. जो धर्मगुरु जो साइंस थे वो लोग छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन और बाल विवाह जैसे इन सब बातों का बहुत ही सपोर्ट करते थे. और इससे जो इंडियंस थे उनका जो मनोबल था वो गिरता जा रहा था और वो क्या कर रहे थे, वो जो ब्रिटिश थे उनसे धीरे धीरे हेट करते जा रहे थे. जो फार्मर थे, जो हमारे यहाँ वर्कर थे, लेबर, वो धीरे धीरे उनकी कंडीशन और ख़राब होती जा रही थी. बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस इम्पोज करने से एग्रीकल्चर ख़राब हो रहा था और जो हमारे यहाँ फार्मर थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे. जो हमारे यहाँ अच्छे मैन्युफैक्चरर थे, जैसे गारमेंट सेक्टर में हो गया, तो ब्रिटिशर जो थे वो उन सबको इतना ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर देते थे कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हट जाते थे और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिशों ने हर तरीके से इंडियन को लूटा. इंग्लैंड से आने वाला जितना भी माल होता था उस पर कोई भी टैक्स यहाँ इंडिया में इम्पोज नहीं होता था. फोर्थ है इसमें राजा राम मोहन राय 1772 टू 1833. राजा राम मोहन राय ये एक सोशल रिफॉर्मर थे. देश की जितनी भी प्रॉब्लम थी राजा राम मोहन राय उसको समझने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने समाज में जितने भी रिफॉर्म करना था उन्होंने एफर्ट भी दिखाया और लोगों को सिखाया कि कैसे हर धर्म की मूल शिक्षाएं वो एक जैसी होती हैं, सबका जो गॉड है वो एक ही है. उन्होंने ज्ञान के प्रैक्टिकल वे पर ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया. वे इंग्लैंड भी गए, वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ों को याद दिलाया कि शासकों का भी अपने शासित के प्रति कुछ कर्तव्य होता है. मीन्स कि जहाँ पर आप रूल कर रहे हो तो वहाँ के पब्लिक का भी आपको केयर करना चाहिए. उन्होंने भारत में समाचार पत्र प्रारंभ किए, बट अंग्रेज़ों ने 1823 में उन्हें रोक दिया. फिर
इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है द ऑपरेशन मीन्स अत्याचार या उत्पीड़न। ये 1765 टू 1835 के कंडीशन को बताया गया है, कैसे 1818 में एक बिल लाया गया जिसके अधीन किसी भी भारतीय को विदाउट एनी केस उन्हें जेल भेजा जा सकता था, उन्हें कोर्ट जाने की परमिशन नहीं थी, और जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पेमेंट भी यहाँ से लेते थे। इसके अतिरिक्त मीन्स इस एक्स्ट्रा भी वो जो ट्रेड करते थे उससे वो पैसा कमाते थे, और इस सारा पैसा वो कहाँ भेजते थे? इंग्लैंड भेजते थे, जिससे इंग्लैंड रिच होता जा रहा था और भारत धीरे धीरे पुअर होता जा रहा था। 1829 में ब्रिटेन से जो इंपोर्ट होने वाला सामान था अप्रॉक्स 7 करोड़ का हो चुका था। यहाँ तक कि जो प्रेजेंट इंडियन गवर्नर जनरल थे बेंटिंग, उन्होंने इंग्लैंड को भेजी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कपास के बुनकरों की हड्डियों से भारत के मैदानों में खून रिस रहा है। इस प्रकार भारतीय उद्योगों की तबाही पर अंग्रेज बहुत ही समृद्धशाली हो रहे थे। इसके बाद कंडीशन बताया गया है कैसे डिससेटिस्फैक्शन 1835 टू 1856। इसमें 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी बनाने की सलाह दी। प्रस्ताव स्वीकार हो गया। उद्देश्य क्लर्कों की एक फ़ौज खड़ी करना था जो अंग्रेज़ों की सहायता कर सके। यह हुआ, परंतु उसके साथ ही बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी तैयार हो गई। उनमें से कुछ ने सामान्य जन को शिक्षित करने का प्रयत्न किया और कुछ लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोगों की शिकायतें रखने का निश्चित किया। 1856 तक ब्रिटिश सारे भारत पर राज्य पा चुके थे। अब उन्हें भारतीयों की आवश्यकता की कोई चिंता न थी, तो वो अब इंडियन के बारे में नहीं सोच रहे थे। लोगों में धीरे धीरे डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता जा रहा था। अब वो ये जो ब्रिटिशर थे उनको भगाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद द स्पार्क्स 1855 टू 57 मीन्स कि जो असंतोष था, डिससेटिस्फैक्शन था, वो कैसे बाहर निकल के आता है। तो अब इसमें सबसे फर्स्ट एक्सप्लेन किया गया है अबाउट द संथाल। संथाल जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे अबाउट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश लॉ। 1855 में उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों और उनके जो सपोर्टर थे उनको बहुत बुरी तरीके से मारा। ये जो डिससेटिस्फैक्शन था ये केवल लोगों तक ही नहीं था, इवन वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रेजिमेंट्स थी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये बढ़ रहा था। इसी में एक थे सिपाही मंगल पांडे। इन्होंने अब रेजिमेंट के अधिकारी एडजुटेंट पर आक्रमण किया और उसे फांसी पर चढ़ा दिया। अंग्रेज जो थे वो भारतीय रीति रिवाजों की परवाह नहीं करते थे। वो एक गांव से दूसरे गांव चपातियाँ भेजी गई, मैसेज भेजा गया कि कैसे हमें इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाना है। इसमें ये मैसेज दिया गया कि उनके देसी बादशाह को उनकी सेवाओं की ज़रूरत थी। इसी प्रकार भारतीय सैनिकों के बीच कमल का फूल घूमता रहा। जनता में भी पूरी सहायता और समर्थन दिया। फिर इसके बाद आता है द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, आज़ादी की लड़ाई। बहुत से शासक जैसे लखनऊ के हजरत महल असंतुष्ट थे। अंग्रेज़ों ने उनका जो किंगडम था उसको गलत तरीके से छीन लिया था। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला जैसे लोकप्रिय नेता ये भी डिससेटिस्फाई थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी जो हित था वो अंग्रेज़ों के आने से चला गया था। इन्होंने लोकप्रिय नेताओं ने लोगों से ये अपील किया कि वो उनको सपोर्ट करें। अजीमुल्ला खान ने ताता टोपे से नाना साहब को उस स्वतंत्रता संग्राम का नेता बनने को कहा। पूरे उत्तर भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ी। बिहार के 80 वर्षीय कुंवर सिंह की जो रिस्ट थी उसमें गोली लग गई। अदरवाइज़ वो बहुत ही इस रिवोल्ट को बहुत ही ब्रॉड तरीके से चला रहे थे वो, और जैसे ही उनके रिस्ट में गोली लगती है उन्होंने तुरंत इसे काट दिया और उन्होंने गंगा में अपने रिस्ट को फेंकते हुए कहा कि यह उनकी अंतिम भेंट थी। और इस तरीके से जो
ये चैप्टर है, दैट चैप्टर, इसमें सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं बट इन अ फिगर वाइज, तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द चैप्टर. थैंक यू.